Subscribe to our channel Study Icon and press the bell icon to get notified about our latest videos. Hello students, my name is Suresh and I welcome you all to our YouTube channel Study Icon. In our last session, we had discussed about the NCERT solutions from question number 12 to question number 17. If you haven't watched that video yet, I would suggest you to tap on the I button on the top right corner of your screen. And if you have already watched that video, without any further ado, let's begin. For our first question today, we have question number 1.18, which is a point charge plus 10 microcoulomb is at a distance of 5 cm directly above the center of a square of side 10 cm. मतलब कि एक स्क्वायर है साइड 10 सेंटीमीटर का, इसके सेंटर पर से 5 सेंटीमीटर की हाइट पर एक चार्ज रखा हुआ है ऑफ प्लस 10 माइक्रोकूलम. वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, और हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि इस चार्ज से कितना फ्लक्स या कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे होंगे थ्रू दिस स्क्वायर. नाउ फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जानते हैं हम लोगों को गॉसेस लॉ अप्लाई करना होगा, बट देयर इज अ प्रॉब्लम. दिक्कत ये है कि गॉसेस लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनक्लोज बॉडीज पर ही एप्लीकेबल होती है. गॉसेस लॉ इज एप्लीकेबल टू इनक्लोज बॉडीज ओनली. सो हम लोग को यहाँ पर एक इनक्लोज बॉडी की जरूरत पड़ेगी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग इस स्क्वायर के साइड को बेस मानते हुए एक क्यूब बनाएंगे, समथिंग लाइक दिस. नाउ अगर इसके सारे साइड्स 10 सेंटीमीटर के हैं, then this charge of plus 10 microcoulomb will be located at the body center of the cube. The charge would be located at its body center. It will look something like this from the front view. इसके अगर front view को हम देखें इस क्यूब के तो it will look something like this. और इसका जो base है here, this is the side of the square. और इसके जो remaining 5 sides हैं, these are the imaginary sides जो हम लोगों ने Gauss's law apply करने के लिए लिया हुआ है. Now if you apply the Gauss's law to this cube, the net flux through the cube will be q upon epsilon naught. तो net flux आ जाएगा, it will be q by epsilon naught. But this is the flux through the whole cube, that is through the 6 sides of the cube. अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये जो हम लोगों ने फ्लक्स कैलकुलेट किया हुआ है, it is due to the whole of the cube. ठीक है, इसके सारी साइड से जो फ्लक्स निकल रहा होगा ये उसका आंसर है, बट हम लोगों को सिर्फ एक ही साइड से चाहिए, not through all the sides. Thus flux through the square will be flux through one side of the cube only. तो अगर हम लोगों को क्यूब से इस स्क्वायर से कैलकुलेट करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, क्यूब के सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड से ये कैलकुलेट करना होगा कि कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है. फॉर दैट हम लोग यहाँ पर 6 से डिवाइड कर लेंगे. सो दिस इज द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, और ये इसके 6 साइड से क्रॉस कर रहा है. ठीक है, हम लोगों को सिर्फ एक ही साइड से कैलकुलेट करना है. सो वी विल डिवाइड द फ्लक्स बाय 6. और अगर हम इसमें सारे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर ले, लाइक क्यू की वैल्यू विच इज 10 माइक्रोकूलम, सो 10 into 10 raised to the power minus 6, 6 का 6, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी नोन है, इट इज 8.854 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 12. नाउ अगर हम इन सबको सॉल्व कर ले तो इट विल बी 1.9 into 10 रेज टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर. नाउ फॉर द सेकंड क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 1.19, व्हिच इज अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface 9 cm on edge. सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है जिसको ऑलरेडी सेंटर पे रखा हुआ है क्यूब के. लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि वो जो चार्ज था वो एक स्क्वायर की साइड के ऊपर रखा हुआ था, और हम लोगों को एक 3D बॉडी बनाने के लिए वहाँ पर एक क्यूब बनाना पड़ा था. बट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है दैट देयर इज अ क्यूब, और वो जो चार्ज है इट इज एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब. वी हैव टू कैलकुलेट द नेट फ्लक्स थ्रू द सर्फेस. ना यहाँ पे सर्फेसिस की बात कही गई है, तो वी विल कैलकुलेट ड्यू टू द होल ऑफ द क्यूब. ठीक है, सो वी हैव बीन गिवन हियर दैट charge is 2 microcoulomb, और माइक्रो का मतलब होता है 10 raised to the power minus 6, so the charge is 2 into 10 to the power minus 6. साइड गिवन है 90 सेंटीमीटर, एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है इट इज 8.85 into 10 raised to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. हम लोग को यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट करना है. नाउ वी नो दैट द फ्लक्स इनक्लोज्ड विद इन अ गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स साइज. हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करें ड्यू टू अ गॉसियन सरफेस तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज. साइज का कोई लेना देना नहीं होता है. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है इट इज यूजलेस, ये हमारे किसी काम का नहीं है. ठीक है, इट वॉन्ट हेल्प अस इन फाइंडिंग द फ्लक्स थ्रू द सर्फेसिस. दस ऑन अप्लाइंग द गॉसेस लॉ वी फाइंड दैट द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. सो सी यहाँ पे हम लोगों को एज का या साइड का कोई भी जरूरत नहीं पड़ रहा है यहाँ पे.
अपॉन सब्सटीट्यूटिंग दी वैल्यूज, चार्ज की वैल्यू है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -6, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12. द आंसर इज 1.9 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. Now, for our next question today, we have question number 1.20, which says a point charge causes an electric flux of -1 into 10 raised to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. नाउ अभी तक क्वेश्चंस में क्या होता था कि चार्जेस गिवन होते थे और फ्लक्स निकालने को कहा जाता था. सो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली फ्लक्स गिवन है थ्रू स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और वो जो गॉसियन सरफेस है इट इज स्फेरिकल एंड 10 सेंटीमीटर रेडियस भी गिवन है इसका, सेंटर्ड ऑन द चार्ज, यानी कि वो जो चार्ज है वो इस गॉसियन स्फीयर के सेंटर पर लोकेटेड है और इसका रेडियस भी गिवन है, इट इज 10 सेंटीमीटर. सो फॉर द फर्स्ट पार्ट, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर डबल्ड, लिखा हुआ है कि इसके रेडियस को जो कि 10 सेंटीमीटर गिवन था, अगर हम इसको डबल कर दें, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, तो फ्लक्स कितना पास कर होगा उस सरफेस से, जबकि शुरू में दिया हुआ था इट इज -1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 3. और सेकेंड पार्ट में वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से कुछ फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है, विच इज दिस -1 इंटू 10 रेज टू द पावर 3. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों से कहा गया कि अगर रेडियस को बढ़ा देंगे तो रेडियस को डबल कर देंगे तो क्या चेंज आएगा फ्लक्स में. एंड फॉर द सेकंड पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज. सो वी बीन गिवन हियर दैट फ्लक्स इज दिस -1 इंटू 10 रेज टू द पावर -3. द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. ना हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था दैट द फ्लक्स थ्रू एन इनक्लोज्ड बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स साइज, वो इसके साइज के ऊपर नहीं डिपेंड करता है. अभी हम लोगों ने ये चीज़ देखी हुई थी. देयरफॉर ऑन डबलिंग द रेडियस, तो इसीलिए अगर हम रेडियस को डबल भी कर दें, फ्लक्स रिमेन्स द सेम, फ्लक्स सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला. सो द आंसर विल बी दिस -1 इंटू 10 रेज टू द पावर 3. ठीक है, फर्स्ट का आंसर यही रहेगा, इट इज सेम, -1 इंटू 10 रेज टू द पावर 3. For the second part, we know that the Gauss's law is this: phi is equal to q by epsilon naught. हम लोग को पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करना था यहाँ से, सो q विल बी phi मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. नाउ phi की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे -1 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हम लोगों को ऑलरेडी नोन है, इट इज 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12. सो इट विल बी समथिंग अराउंड 8.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 कूलम. For our next question, we have question number 1.21, which is a conducting sphere of radius 10 cm has an unknown charge. Again एक sphere दिया हुआ है जिसकी radius 10 cm है and has an unknown charge. इसका charge again हम लोगों को given नहीं है. Now the electric field 20 cm from the center of the sphere. इस electric field इस sphere के center से 20 cm के distance पर electric field इस बार given है. पिछले बार flux given था, so इस बार electric field given है. It is 1.5 into 10 raised to the power 3 Newton per coulomb. And points radially inwards, और जो direction है it is radially inwards. We have to calculate the net charge on the sphere. So there's a sphere, इसका radius given है, it is 10 centimeter of course. Now इसे 20 centimeter के distance पर इसके center से, which means कि यहाँ से लेकर के इस point P तक का जो distance है, इस distance पर electric field E के value known है, it is 1.5 into 10 raised to the power 3 Newton per coulomb and points radially inwards. Now radially inward का मतलब क्या है? So radially means along the radius, that is कि ये radius के along होगा electric field, and inwards यानी कि towards the sphere. So the situation is something like this: there's a sphere and at the distance of 20 cm from the center of this sphere, the electric field is given, which is 1.5 into 10 raised to the power 3. We have to calculate the net charge on the sphere. इस charge इस sphere पर total कितना charge है, we have to calculate that. So first of all, we've been given that radius of the sphere is 10 cm. The distance of that point is 20 cm. Electric field there is 1.5 into 10 raised to the power 3. We know that electric field at the point outside of the sphere. अगर एक charge sphere हम ले लें और उसके बाहर कोई point consider करें, ठीक है, तो the electric field is given by this. E equals to 1/4 pi epsilon naught into q by r square. मतलब कि अगर मेरे पास एक चार्ज स्फीयर है, ठीक है, और मैं उसके आउटसाइड में कोई पॉइंट P लेता हूँ, अगर मुझे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो ये जो स्फीयर होगा इट विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज जो कि उसके सेंटर पर रखा होगा.
ठीक है। आप देखोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये बिल्कुल वही एक्सप्रेशन है जो कि एक सोर्स चार्ज की वजह से होता है, अगर स्फीयर की जगह एक सोर्स चार्ज हम रख देते तो। ना upon substituting the values, like E की वैल्यू गिवन थी 1.5 into 10 raised to the power 3, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू है 9 into 10 to the power plus 9 Q, और डिस्टेंस। नाउ डिस्टेंस जो है हम लोग को सेंटर से मेजर करना है, इट इज़ 20 सेंटीमीटर, और अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो इट विल बी 0.2, ठीक है। इट वॉज 20, और अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर लें तो इट विल बी 0.2 और इसका स्क्वायर। नाउ अब अगर हम इन सबको सॉल्व कर लें तो क्यूब इधर रखते हुए अगर हम 0.2 के स्क्वायर को उधर भेजें तो इट विल बी 1.5, और 10 raised to the power 3 है यहाँ पे, देन 0.2 का स्क्वायर 0.004, 9 into 10 to the power plus 9, so it will be 6.67 into 10 raised to the power 9 coulomb. Now since the electric field is radially inverse, हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो रेडियली इन्वर्स था, अंदर की तरफ था। चार्ज ऑन द स्फीयर मस्ट बी नेगेटिव, चार्ज जो होगा इसमें जरूर वो नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड्स होती, बट इनवर्ड्स है, ऑब्वियसली ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव भी बने यहाँ पे। दस द नेट चार्ज इज -6.67 into 10 raised to the power 9 कूलम। सो वहाँ से हम लोगों को मैग्नीट्यूड पता चल गया था, बट चार्ज का नेचर पता नहीं चल रहा था। चार्ज के नेचर को पता करने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देखा विच वॉज रेडियल इनवर्ड्स, एंड दस द चार्ज इज -6.67 into 10 raised to the power 9 coulomb. For our next question, we have question number 1.22, which is a uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter. So एक चार्ज स्फीयर है जिसका डायमीटर 2.4 मीटर गिवन है, हैज अ चार्ज स्फीयर डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट द चार्ज ऑन द स्फीयर एंड सेकंड द टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। सो अगेन यहाँ पर एक स्फीयर गिवन है और इस स्फीयर की डायमीटर गिवन है 2.4 मीटर, तो अगर 2.4 इसकी डायमीटर है, इसका रेडियस हो जाएगा 1.2। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, सिग्मा की वैल्यू गिवन है। यहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट में चार्ज कैलकुलेट करना है। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव बीन गिवन हियर। गिवन है दैट द डायमीटर इज 2.4 मीटर, रेडियस विल बी 1.2, सिग्मा की वैल्यू गिवन है विच इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी और इट इज 80 माइक्रोकूलम। नाउ हम लोग जानते हैं दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू होती है Q/4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे तो सिग्मा की वैल्यू है 18 into 10 raised to the power -6, Q की वैल्यू है Q, आई मीन वी हैव टू कैलकुलेट दैट, राइट। देन 4 पाई की जगह पाई और रेडियस है 1.2 का स्क्वायर। ना अगर हम इन सबको सॉल्व कर ले तो इट विल बी 18 into 10 raised to the power -6 मल्टीप्लाइड बाई 4, पाई की वैल्यू 3.14 और 1.2 का स्क्वायर 1.44। इन सबको अगर हम सॉल्व कर ले तो इट विल बी 1.45 into 10 raised to the power -3 कूलम, ठीक है। सो यू कैन सी हियर it's 1.45 into 10 raised to the power -3. Now for the second part हम लोगों को कैलकुलेट करना था द फ्लक्स, और हम लोग जानते हैं फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को गॉसियन थ्योरम लगाना होगा। सो विच इज Q/ε0, चार्ज की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 1.45 into 10 raised to the power -3, ε0 की वैल्यू नोन है विच इज 8.85 into 10 raised to the power -12। इन सबको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इट विल बी 1.6 into 10 raised to the power 8 Newton meter square per coulomb. For our next question, we have question number 1.23, which is an infinite line charge produces a field of 9 into 10 to the power 4 Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter. So इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि एक इन्फिनिट लाइन चार्ज है जो कि 9 into 10 raised to the power 4 Newton per coulomb का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है at a distance of 2 centimeter. And we have to calculate the linear charge density. और हम लोगों को कैलकुलेट करना है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगेन इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन अगर हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ रखे हैं तो। फर्स्ट लेट्स सी, वी हैव बीन गिवन हियर दैट E is 9 into 10 raised to the power 4 Newton per coulomb, distance is 2 centimeter. We have to calculate the value of lambda, which is linear charge density here. Now we know that the electric field intensity due to an infinite line charge is given by this, E is equal to lambda by 2 pi r epsilon naught. Now infinite line charge होता क्या है? So it is like an infinitely charged thread, ठीक है। So हम लोग इसको गॉसियन थ्योरम के जरिए कैलकुलेट करते हैं by considering a cylinder around it, ठीक है।
So at a distance r at some point p, the electric field is given by this, E is equal to lambda by 2 pi r epsilon naught. Now अब अगर हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है, तो इट विल बी E टाइम्स 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट. ना यहाँ पे 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज अ लिटिल ट्रिक हियर. हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9. ना अगर मैं 2 को यहाँ से ऊपर भेज दूँ तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9. ना अगर मैं यहाँ से इन दोनों का रेसिप्रोकल कर लूँ तो मैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊंगा, विच विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म, विच मीन्स 1/2 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9. ठीक है. सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9. इसमें से हम लोगों ने 2 को लेफ्ट से राइट में भेज दिया है. सो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9. और अगर हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर ले तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल आ जाएगी, विच विल बी 1/2 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9. ना अगर हम इन सब वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर ले यहाँ पे तो ई की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 4. इस रेडियस आर की वैल्यू है 0.02 जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 2 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करके. Now 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 1/2 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9. अब अगर इन सबको हम सॉल्व कर ले तो इट विल बी 10 रेज टू द पावर -7 कूलम्स पर मीटर. That's the answer. For our last question, we have question number 1.24, which is two large thin metal plates are parallel. दो large thin metal plates है जिनको आपस में parallel रखा हुआ है and close to each other. On their inner faces, उनके अंदर वाले faces पर they have surface charge densities of opposite signs. उन दोनों ही plates में जो surface charge densities given है they are opposite in nature and of magnitude this. मतलब दोनों में magnitude तो same है but polarity opposite है, एक positive charge होगा एक negative होगा. So we have to calculate the electric field in first the outer region of the first plate, second the outer region of the second plate, third between the plates. ठीक है. So this is our first plate. Let's just assume कि इस पे positive और इस पर नेगेटिव चार्ज गिवन है. सो फर्स्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है कि आउटर रीजन पे यानी ऑफ द फर्स्ट प्लेट, तो ये ना हमारा फर्स्ट प्लेट और इसके आउटर रीजन पर यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमें वो कैलकुलेट करनी है. देन फॉर द सेकंड पार्ट कि इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, तो हमारे सेकंड प्लेट के आउटर रीजन पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड देन ऑन द थर्ड पार्ट विल बी द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स. इस मिडल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है. सो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. सो अगर ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है तो पॉइंट ए पर डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक +1 कूलम के चार्ज को वहाँ पे रखते हैं एंड हम लोग देखते हैं वहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा. सो सिंस ये फर्स्ट वाला चार्ज पॉजिटिव पोलैरिटी का है और वहाँ पे जो हम लोगों ने टेस्ट चार्ज रखा है वो भी पॉजिटिव है, तो देयर विल बी अ रिपल्सन बिटवीन द प्लेट एंड द चार्ज. और फर्स्ट वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट. सो E1 की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगी और सिंस ये नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो E2 की डायरेक्शन जो होगी इट विल बी हियर टुवर्ड्स राइट. नाउ सो सेकेंड वाले रीजन में इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट अगेन ये पॉजिटिव पोलैरिटी का, तो इसकी वजह से इस पॉइंट बी पर एक रिपल्सन लगेगा. सो द डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स राइट. E1 की डायरेक्शन राइट की तरफ होगी एंड सिंस ये नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा. सो द डायरेक्शन इज रॉन्ग हियर, द डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट. तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट ड्यू टू E2. सो एक बार फिर से देख लेते हैं. ये पॉजिटिव वाला जो प्लेट है ये वहाँ पर रखिए 1 कूलम के चार्ज को रिपेल करेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट प्लेट जो होगा इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड के डायरेक्शन में होगा. एंड एट द सेम टाइम ये जो सेकंड वाला है जिसकी पोलैरिटी नेगेटिव हम लोगों ने कंसीडर की है, ये नेगेटिव वाला उस +1 कूलम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसलिए E2 की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगी. ठीक है. नाउ इस पॉइंट बी पर अगर हम लोग देखेंगे तो अगेन ये पॉजिटिव वाला यहाँ पर बी पर रखे एक +1 कूलम को
रिपेल करेगा, जिसकी वजह से E1 की डायरेक्शन जो होगी इट विल बी टुवर्ड्स राइट, बट ये जो नेगेटिव वाला है इसी +1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो E2 की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होगी ना। सो दिस डायरेक्शन इज रॉन्ग गिवन हियर, ठीक है, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स दिस। सो E2 की डायरेक्शन इस तरफ है एंड E1 की डायरेक्शन इस तरफ है ना। अगर हम लोग बीच में कंसिडर करें तो इस पॉजिटिव चार्ज वाले की वजह से यहाँ पर एक रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से E1 की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगी, और ये नेगेटिव वाला जो होगा बीच में रखे किसी चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, और इसीलिए इसकी भी डायरेक्शन इसी तरफ होगी टुवर्ड्स राइट। तो आप देखोगे कि फर्स्ट में और सेकेंड में ए और बी इन दोनों ही पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू बोथ द प्लेट्स दे आर राइट अपोजिट टू ईच अदर, बट आप देखोगे दैट सी पे इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इन दोनों ही प्लेट्स की वजह से है वो दोनों सेम डायरेक्शन में। सो ना वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ थिन मेटल प्लेट इज गिवन बाई, हम लोग जानते हैं कि एक थिन मेटल प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज गिवन बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा उस प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी है एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। क्लियरली दिस फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेट। नाउ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप देखोगे इसमें डिस्टेंस का कोई टर्म नहीं है, ठीक है, विच मीन्स कि इस प्लेट से इस पॉइंट ए पर, पॉइंट सी पर, पॉइंट बी पर, ठीक है, इस प्लेट से पॉइंट ए पर, सी पर, बी पर या किसी दूसरे पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी सेम, ठीक है, सारी पॉइंट्स पर सेम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली इस नेगेटिव प्लेट वाले की वजह से हर ही पॉइंट्स पर जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का दे विल ऑल बी द सेम, डिस्टेंस इसका कोई लेना देना है नहीं। नाउ इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, तो फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी गिवन बाई ए नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। सो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट में दोनों ही डायरेक्शंस अपोजिट थे, तो यहाँ पर माइनस होगा E1 माइनस E2। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे थे कि अपोजिट था डायरेक्शन, E1 की डायरेक्शन वॉज टुवर्ड्स राइट, E2 की डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ है, ठीक है, E1 की डायरेक्शन है इस तरफ, E2 की डायरेक्शन है इस तरफ। सो यहाँ पर भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी E1 माइनस E2। नाउ सिंस दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम थी, ठीक है, तो E1 और E2 इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम होगा एंड देयरफॉर E1 माइनस E2 विल बी 0। रीज़न क्या था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है और दोनों में ही सरफेस चार्ज डेंसिटीज सेम दी हुई थी। इसी तरह अगर हम लोग सेकेंड प्लेट के लिए कैलकुलेट करें तो इट विल बी E1 माइनस E2 एंड अगेन 0। और अगर हम थर्ड प्लेट के लिए कैलकुलेट करें इन बिटवीन द प्लेट्स तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में थी। सो इट विल बी E1 प्लस E2 और दोनों का ही वैल्यू सेम है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इट विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ना इन सब की वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें, सिग्मा की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में विच वॉज 17 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 22 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन थी विच वॉज 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12। अपॉन सॉल्विंग हम लोग को मिल जाएगा इसका आंसर विच इज़ 1.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10। आई होप आपको आज के सेशन के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट यू कैन कमेंट राइट डाउन बिलो। अगले सेशन में हम लोग एडिशनल एक्सरसाइजेज शुरू करेंगे। सो टिल देन स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।